चैनल स्मार्ट सुमन क्लासेस पर स्वागत है। इससे पिछला वीडियो आपने देखा होगा कार्य और शक्ति। आज हम ऊर्जा पढ़ेंगे। ऊर्जा होता क्या है? तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। हम जो काम करेंगे कितने समय में कर रहे हैं तो वो मेरा ऊर्जा है। अपने अंदर शरीर के अंदर जो भी एनर्जी है, एनर्जी होगा तब तो हम कुछ काम कर सकेंगे। एनर्जी होगा ही नहीं तो हम क्या काम करेंगे? कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? कार्य इंटू समय। कितने टाइम तक हम काम कर सकते हैं वो हमारी क्षमता को दर्शाता है, ऊर्जा को दर्शाता है कि अपने अंदर एनर्जी है, हम काम कर सकते हैं। अगर ये टाइम अगर यहाँ पे अगर ये 1 सेकेंड हो जाए तो आप मान सकते हैं अपने लिए कि एनर्जी जो है वो अगर 1 सेकेंड टाइम दिया हो तो हम मान सकते हैं जो हमारा जो कार्य है वही मेरा एनर्जी है, मतलब ऊर्जा है। ऊर्जा और एनर्जी हम अपने लिए मान लेते हैं कि दोनों बराबर है। ऊर्जा को तो न हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, ठीक ना? कैसे? मान लिया वायु है, वायु अगर चल रही होती है तो क्या करते हैं? पवन चक्की लगाते हैं। तो वहां से क्या करते हैं? फिर अल्टरनेटर घुमाते हैं तो हम बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। बिजली उत्पन्न हो गई तो फिर हम बल्ब जला रहे हैं, हीटर जला रहे हैं, हीट एनर्जी उत्पन्न किया। तो एक रूप से दूसरे रूप में वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब आइए इसमें क्या है ना, ऊर्जा। ऊर्जा 2 तरह का होता है, एक तो गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा गति के कारण और स्थिति अपने स्थिति के कारण। चलिए, गतिज ऊर्जा वस्तु के गति की अवस्था में होने के कारण उसमें समाहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु गति कर रही है तो वस्तु गति की अवस्था में होने के कारण उसके अंदर समाहित ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगर कोई सांड है वो गति की अवस्था में जाकर किसी को धक्का मारता है, बहुत कस के चोट लगता है। आपने देखा होगा मनुष्य को धक्का लगा तो मनुष्य 2-3 पलटा मार के नीचे गिरता है, तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, गति एनर्जी ज्यादा है। क्यों? तो उसका मास ज्यादा है। जब ये मास ज्यादा होगा एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया कहां से? चलिए इस पे हम जानते हैं। हमने पढ़ा है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। गति के दूसरे नियम से हो गया। तो यहां से अपन क्या किए? एस निकालेंगे तो क्या होगा? v² - u² डिवाइड बाय 2a इंटू इक्वल टू एस। चलिए होते वर्क बना है बल गुना विस्थापन, ठीक है। तो ये पहला जो इक्वेशन 1 है वो गति के दूसरे नियम से ये होता है और गति के तीसरे समीकरण से ये होता है। तो यहां से हमने इसको उल्टा पुल्टा करके एस निकाल लिया और यहाँ पर एफ है। तो कार्य शून्य होता है बल गुना विस्थापन। तो इस जगह पे हम फॉर्मूला पे एफ का वैल्यू लिखेंगे m इंटू ए, एस का वैल्यू यहां से लिखेंगे v² - u² डिवाइड बाय 2a। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये a से a कट गया, बस क्या किया? w इक्वल टू 1/2 m v² - u², ठीक है। इसमें कंडीशन मतलब इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगा तब क्या होगा? 1/2 m v², ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एनर्जी और वर्क, हम मेरे अंदर जो एनर्जी है उसको हमने बाहर किसी वस्तु पे लगाया और कार्य किया तो वो कार्य कहलाता है। तो एनर्जी और वर्क जो है दोनों बराबर होता है। तो क्या हो गया? यही तो मेरा एनर्जी हो गया, यही एनर्जी हो गया। एनर्जी इक्वल टू 1/2, मतलब यहां जो हमने लिखा है 1/2 mv²। तो ये फॉर्मूला कहां से आया? इस तरह से ड्राइव करके आया है, इसमें कोई डाउट है? चलिए, यहाँ एक चीज है एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है ना, यूनिट जूल होता है। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या इसका मात्रक, तो जूल होता है।
मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा मास होगा, मतलब द्रव्यमान जिस वस्तु में ज्यादा होगा उसका गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा। इसीलिए तो सांड अगर धक्का मारता है, आदमी 2-3 पलटी करके नीचे धड़ाम से गिरता है, तो गति के कारण उसमें ज्यादा ऊर्जा है, तो मास ज्यादा है, तब तो गति ज्यादा है ना, गति ऊर्जा ज्यादा है। इसीलिए सांड से बस कर पूछता है इस तरह से, क्योंकि ये मेन फॉर्मूला तो ये हो गया एनर्जी 1/2 mv²-u²। कैसे? कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है, घुमा के पूछता है किसी वस्तु का गति, इनिशियल गति 5 मीटर पर सेकेंड है और अंतिम गति 15 मीटर पर सेकेंड है, उस कंडीशन में यहाँ पे 15 - 5 के होल स्क्वायर करके लगाएंगे। और नहीं तो सिर्फ दिया हुआ गति ऊर्जा, गति जो है मेरा 5 है, इनिशियल 0 है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे मेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप इसका होता क्या है, किसी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, इसको जमीन से उठा के ऊपर ले गए, तो एक स्थिति के कारण, एक स्थिति मतलब एक हाइट पे ले गए, तो हमने एनर्जी लगाया ना उसको उठाने में, एक कार्य तो किया, तो यहाँ से उठा के ऊपर ले गए, तो स्थिति के कारण क्या, इसमें एक ऊर्जा स्टोर हो गया, तो उस स्थिति के कारण जो उसमें विद्यमान ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसलिए क्या हो गया, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है, जिसको हम ड्राइव करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक वस्तु कोई है और इस वस्तु को उठा के ऊपर लेके गए, इस जगह पे लेके आए हैं, इसका हाइट क्या हो गया, इस जगह पे इसका हाइट जो है, हाइट इसका h2 हो गया, और इसका हाइट क्या है यहाँ पर h1 हाइट है। मास तो सेम ही है, मास में कोई अंतर नहीं है, ठीक। इस जगह पे मेरा वर्क क्या होगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है F × S। तो इसमें देखिए जो हाइट है वो है तो उसका विस्थापन है, तो S जो मेरा हाइट है, जितना ज्यादा हाइट जाएगा तो मेरा विस्थापन होगा, तो F पे क्या होगा फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू हाइट, यहाँ पे हो गया h1। अब जो ये एक्सेलरेशन है, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या ऊपर क्यों जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के बल के जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस जगह पे मेरा m × g गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, ऊपर जा रहे हैं, और ये हो जाएगा h1, ये वर्क यहाँ से निकल गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, F × S, F क्या है m × g, ऊपर नीचे जाएगा त्वरण, S क्या होगा, हाइट हो गया मेरा h2, ठीक है। और हमने बोला था कि जो एनर्जी है समाहित है जिस वस्तु में, वो जब बाहर निकलेगा तो वही तो वर्क कहलाएगा, तो एनर्जी और वर्क बराबर होता है ना। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे, मतलब mgh2 - mgh1 माइनस कर दिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मास और g बाहर हो जाएगा, h2 - h1 पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन कहा जाए कि 10 फीट हाइट पर एक वस्तु को ऊपर उछाला गया है, 20 फीट तक गया है, तो वहां पे हाइट 20 - 10 करेंगे। मगर एक कंडीशन होता है, इफ अगर h1 0 हो, मतलब हाइट 0, मतलब वो वस्तु जमीन पर रखी हुई है, उसकी कोई हाइट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh, मतलब कि यहाँ पे h1 हाइट 0 कर दिए, सीधा mgh जो हाइट होगा, तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला होगा, हमेशा यूज होगा कि कोई वस्तु उसकी हाइट इतना, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो निकाल लेंगे। मगर कभी क्वेश्चन दिया था कि एक वस्तु इतनी फीट हाइट पर रखी हुई है और वहां से उसको ऊपर की ओर उछाले, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना। चलिए
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ में कहता है कि कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। तो कोई वस्तु अगर ऊपर में है स्थिति कारण, वहां से अगर उस बॉल को नीचे छोड़े तो क्या होगा, उसका इनिशियल स्पीड क्या था, 0 था। धीरे 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 वो वस्तु नीचे क्या, उसका क्या हुआ, गतिज ऊर्जा, वेलोसिटी बढ़ गया ना उसका, तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होना शुरू हो गया और वो वस्तु धड़ाम से नीचे गिर गया। तो क्या हो जाएगा, वहां पे गतिज ऊर्जा उसका सबसे ज्यादा था। ऊपर में क्या था, स्थितिज ऊर्जा ज्यादा था। स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होता गया और नीचे आके गतिज ऊर्जा, स्टार्टिंग में क्या था, गतिज कम था और नीचे गतिज यांत्रिक ऊर्जा। अक्सर पूछता है कुल यांत्रिक होता क्या है। मान ली कोई बॉल है ऊपर एक हाइट पे लेके स्थिति कारण, तो वहां पे क्या है कि स्थिति ऊर्जा सबसे ज्यादा है। जब उस बॉल को छोड़ेंगे नीचे को आएगा तो इनिशियल स्पीड क्या था, 0 था, धीरे धीरे नीचे स्पीड ज्यादा हो गया, धड़ाम से नीचे गिरा, उस जगह पे काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh। ये दोनों का जो योग होगा हमेशा फिक्स होगा, कांस्टेंट, एक नियतांक होगा। क्या होगा, नियतांक मतलब कांस्टेंट। वैल्यू हमेशा सेम आएगा। इसका जो वैल्यू होगा और इसका वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे, इस हाइट पे सेम आएगा, यहाँ पे सेम आएगा, यहाँ पे सेम आएगा और नीचे धड़ाम से गिरने के बाद भी सेम आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए एनर्जी में आता है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो क्या होता है, तो किसी चालक की विद्युत ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित होने में खर्च होती है, वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मतलब ये जो विद्युत आवेश है, इस विद्युत आवेश को प्रवाहित होने में जो एनर्जी खर्च होगी वो विद्युत ऊर्जा का। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी है और एक सिरे से दूसरे सिरे चालक का जो है क्यू आवेश को लाने में खर्च। मान ली कोई भी, इसका क्या हो जाएगा, विभवांतर भी दिया हुआ है, कोई चालक है उसका विभवांतर भी है और क्यू आवेश को इस एंड से इस एंड में ले जाने में जो खर्च होगा वो विद्युत एनर्जी कहलाता है, विभवांतर इनटू चार्ज। अब हम आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब I इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय टी। यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्यू लिखा सकते हैं, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी होगा ना। अरे जो विद्युत आवेश है उसका जो प्रवाह का जो दर होता है वो हम विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं V इंटू आई इंटू टी। ये जो वर्क हो गया, इससे हमने पढ़ा था कि जो हम वर्क करते हैं वही मेरा एनर्जी कहलाता है। चला, इससे पहला जो वीडियो हमने पढ़ा था ना, W इक्वल टू E, जो वर्क है वही मेरा एनर्जी है। तो क्या हो जाएगा, ये तो मेरा एनर्जी हो गया, एनर्जी इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। वोल्टेज, करंट और टाइम, इसको हम और भी ड्राइव कर सकते हैं। ओम्स लॉ जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। इस I इंटू आर को यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो गया, I इंटू आर, पहले से I है ही और T, तो क्या हो गया, इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ठीक है। अगर यहां से अगर हम आर आई निकाल रहे क्या हो जाएगा, V बटे आर, और इसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर दे, क्या हो जाएगा, V बटे आर इंटू टी। क्या हो जाएगा, E इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय आर टी। विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश होता क्या है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है वो विद्युत आवेश कहलाता है। हो गया N इंटू कूलम्ब। ठीक है। मतलब N जो है नंबर, पदार्थ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाता है और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इसका गणना करने के लिए जूल्स नामक वैज्ञानिक ने एक रूल प्रतिपादित किया था। तो वो जूल्स रूल कहलाता है। उसके अनुसार, तो जूल्स रूल के अनुसार जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वो गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो गर्म होगा। तो गर्म होने के कारण उस चालक में उत्पन्न हुई उष्मा की मात्रा जो है वो विद्युत मान के वर्ग
तथा रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध और समय के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो हीट होगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा के वर्ग तथा क्या है यहाँ पर प्रतिरोध और टाइम के गुणनफल के बराबर होता है। यही हो गया, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ, या फिर बोल सकते हैं विद्युत उसमें ऊर्जा। जो निकालना होगा इस फॉर्मूला से निकालेंगे, I इंटू आर इंटू टी। ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। ये क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू मेरा हो गया I इंटू वी इंटू टी। मतलब हम लिख सकते हैं ना V इंटू आई इंटू टी आर। इसमें क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू वी इंटू टी डिवाइड बाय आर। क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू वी स्क्वायर टी इंटू डिवाइड बाय आर। यहाँ से भी हीट ऊर्जा निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तीन को फॉर्मूला। अब ये जो निकाल रहे हैं ये क्या निकलेगा, जूल में। इसका जो मात्रा होगा ये जूल में होगा। ठीक है, मगर जब इसको हम कैलोरी में कन्वर्ट किया रहेगा, I स्क्वायर आर टी, इसको अगर हम कैलोरी लिखना होगा कैलोरी, तो यहाँ जूल से भाग देंगे। मतलब I स्क्वायर आर टी डिवाइड बाय 4.180। आंसर मेरा कैलोरी में लिखा जाएगा, या फिर 0.24 इंटू आई स्क्वायर आर टी हीट। ये फॉर्मूला लगाइए या ये फॉर्मूला लगाइए, या फिर एच इक्वल टू ये लगाइए। ये आएगा कैलोरी में। क्वेश्चन अगर कैलोरी में पूछेगा तो 0.24, अगर ये फॉर्मूला यूज करना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे 0.24 से, या फिर ये। आंसर क्या पूछ रहा है, कैलोरी में पूछ रहा है, कैलोरी का फॉर्मूला लगाएंगे। जूल में आंसर पूछ रहा है तो जूल का फॉर्मूला लगाएंगे। कोई दिक्कत है, ये कैसे हो। कैलोरी इक्वल टू होता है 4180 जूल। एक कैलोरी इक्वल टू क्या हो गया, 4.18 जूल होगा। किलो आके यहाँ चला गया, भागा दे दी, इतना जूल इक्वल टू होता है 1 वाट सेकेंड। ठीक है ना, ये नोट को याद कर लेंगे, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा और एग्जाम में आप कहीं गलती नहीं कीजिए। BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड, क्योंकि विद्युतीय ऊर्जा की गणना करने के लिए जूल जो सबसे छोटी इकाई होती है, तो व्यवहारिक में यूज करते हैं यूनिट। जैसे मीटर में जीविल आता है, यूनिट में आता है, तो व्यवहारिक में यूज कर रहे हैं तो वो इसकी व्यवहारिक इकाई जो है वो यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहलाती है। एक BOT होता है किलो वाट आवर। इसको हम BOT कितना होता है, तो 1 किलो का क्या होगा 1000 वाट रहेगा, ये वाट इंटू आवर का 1 घंटा में 36 सेकंड होता है, मतलब 60 इंटू 60 सेकंड हो गया। तो 1000 वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड गुना 3600 सेकंड। सेकंड कट गया, क्या बच गया 36 जूल। इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर ऊपर 10 भागा दे और नीचे 10 से गुना भाग कर दिया, क्या हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल कन्वर्ट कर दिए। एक BOT कितना होता है, इतना इतना जूल होता है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू इतना जूल मैट्रिक। 1 किलोवाट आवर 1000 में से भागा देंगे 746 से, तो 1.34 हॉर्स पावर घंटा ब्रिटिश में। अगर पूछेगा मैट्रिक में तो 1.36 हॉर्स पावर घंटा। अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक